गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर के सेकंड पेपर के अंतर्गत प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। पिछले कुछ वीडियोस से हम प्रत्यय के अंतर्गत कृदंत प्रत्ययों में कृत्य प्रक्रिया का अध्ययन करते हुए आए हैं। पिछले वीडियो में हमने यत क्यप और न्यत में से यत और क्यप इन दो प्रत्ययों का अध्ययन किया। इन दोनों ही प्रत्ययों का यह शेष रहता है। यत प्रत्यय का प्रयोग स्वरांत धातुओं के साथ तथा प वर्ग के अंत वाली और अ उपधा वाली इन हलन धातुओं के साथ किया जाता है, जबकि क्यप प्रत्यय एति स्तु शास व्री द्रि जुष और मृज धातुओं के साथ किया जाता है। अब आगे हम न्यत प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। तो आज के हमारे कक्षा का या वीडियो का विषय है न्यत प्रत्यय। न्यत प्रत्यय, जैसा कि हम जानते हैं, न्यत प्रत्यय का सूत्र है री हलो न्यत। री हलो न्यत। तो न्यत प्रत्यय का भी क्या शेष रहता है आपके पास? यह शेष रहता है। सूत्र की दृष्टि से देखें तो देखिए, री हलो न्यत। रीकारांत स्वरांत में केवल री वाली धातुओं को हमने लिया है कि रीकारांत तथा हलंत धातुओं के साथ न्यत प्रत्यय होता है। स्वरांत में से हमने केवल किसको लिया है? री अंत वाली तथा सभी हलंत धातुओं के साथ न्यत प्रत्यय होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना आवश्यक है कि स्वर में से केवल री वाली धातुओं के साथ ही न्यत प्रत्यय होगा, बाकी के साथ कौन सा प्रत्यय होगा? यत प्रत्यय। और हलंत में सभी हलंत धातुओं के साथ न्यत प्रत्यय होगा, परंतु अ उपधा वाली और प वर्ग अंत वाली धातुओं के साथ यत प्रत्यय होगा। तो ये ध्यान में रखना है। सूत्र के अनुसार थोड़ा सा ये स्मरण के योग्य है कि कहाँ पर यत प्रत्यय होगा और कहाँ पर न्यत प्रत्यय होगा। अगर हम सामान्य नियम देखें इसके, तो देखिए सामान्य नियमों के अंतर्गत कि जिन धातुओं के अंतिम अक्षर में री हो तो उसे वृद्धि आर हो जाती है। री होगा तो उसको वृद्धि क्या हो जाएगी? आर। और यदि उपधा में अ हो तो उसको आ हो जाएगा, और उपधा में यदि ई उ री हो तो उसे अर गुण हो जाएगा। ये ध्यान दोबारा आप पुनः देखिए इसे कि यदि धातु में री अंत वाली धातु है तो उसे आर वृद्धि होगी। अभी हम इसके उदाहरण से इसकी पुष्टि करेंगे। और यदि उपधा में अ होगा तो उसे आ, उपधा में ई होगा तो ए, उ होगा तो ओ और री होगा तो उसे आर वृद्धि आदेश हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ध्यान देना आवश्यक है। इसका सामान्य नियम है। रूप इसके पुल्लिंग में राम, स्त्रीलिंग में रमा और नपुंसकलिंग में फल की भांति चलेंगे। और इसका प्रयोग भी चाहिए तथा योग्य अर्थ में किया जाता है, और कर्मवाच्य और भाववाच्य के अंतर्गत ही इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम इसे उदाहरणों से हम इसकी पुष्टि करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम कार्यम बनाएंगे। कार्यम री हलो न्यत से, ऋकारांत क्री धातु से और तयोरेव कृत्य तक हलर्ता सूत्र से कर्मात्म न्यत प्रत्यय। तब हमारे पास स्थिति होगी क्री प्लस न्यत, ण और य त का लोप हो जाएगा। अब तब क्री प्लस ये स्थिति होगी तथा नित है, इसलिए अचुण नीति सूत्र से धातु के री को वृद्धि होगी आर। तब हमारे पास स्थिति होगी कार प्लस न्यत, हलंत्यम की त से और चुटू की न से। अब कार प्लस ये, तो हमारे पास रूप बना कार्य। प्रातिपदिक संज्ञा करके हम सु की प्राप्ति करेंगे। सामान्य नपुंसकलिंग होने से नपुंसकलिंग में सु को अतोम और अमी पूर्व से पूर्व रूप होकर कार्य रूप बनेगा। कार्यम रूप की सिद्धि होगी। उसी प्रकार देखिए दूसरा उदाहरण है हार्यम री हलो न्यत। वही इसी सूत्र से री प्लस न्यत अनुबंध लोप होकर री प्लस यह शेष होगा। अचुण नीति से वृद्धि होगी हार प्लस यह, और मिलाएंगे तो हार्य। प्रातिपदिक संज्ञा सु की प्राप्ति, सु को अम और अमी पूर्व से पूर्व रूप, ये आदेश होगा। अब आगे इसका दूसरा सूत्र भोज्यम भक्ष्य। भोज्यम भक्ष्य
यदि भुज धातु का अर्थ भक्षण हो या भक्ष्य पदार्थ हो, ध्यान रखना आवश्यक है कि यहाँ पर भुज धातु से दो शब्द बनेंगे। देखिए, यदि भुज धातु का अर्थ भक्षण हो या भक्ष्य पदार्थ हो तो उससे भोज्य शब्द बनता है, अन्यथा भोग्य शब्द बनता है। तो जहाँ पर खाने अर्थ में आएगी भुज धातु, और भुज धातु खाने अर्थ में और भक्षण पदार्थ के रूप में इसका अर्थ हो तो भोज्य शब्द निष्पन्न होगा, अन्यथा हमेशा भोग्यम अन्यत भोग्य शब्द ही निष्पन्न होगा। देखिए, यहाँ पे हम भोज्यम बनाते हैं, वही रिहल और न्यत सूत्र से हलंत होने के कारण भुज धातु से न्यत प्रत्यय, ण और त का लोप, अनुबंध लोप। फिर चूंकि उपधा में उ है तो हमने सामान्य नियम के अंतर्गत पढ़ा है कि उपधा में यदि उ होगा तो उसे क्या हो जाएगा, ओ। तो पुगंत लघु उपधस्य च, इस सूत्र से धातु की उपधा को गुण भोज प्लस य, तब आपके पास स्थिति होगी भोज प्लस य। यहाँ पे भोज्यम भक्ष्य, इस सूत्र से ज को ग नहीं हुआ, अन्यथा ज को क्या हो जाता, ग हो जाता। भोज्य शब्द बना, प्रातिपदिक संज्ञा, सु की प्राप्ति, सु को अतोम से अम और अमी पूर्व से पूर्व एक आदेश होकर भोज्यम रूप बना। देखिए आगे, जहाँ पर भोज्य अर्थ नहीं होगा वहाँ पर देखिए वही भोज प्लस य, जब इस स्थिति में ज को ग नहीं हुआ था भोज्यम भक्ष्य सूत्र से, और जहाँ पे भक्षण अर्थ नहीं होगा वहाँ पर चजो को गिण्य, तो इस सूत्र से ज को क्या आदेश होगा, ग। तब हमारे पास स्थिति होगी भोग प्लस यह, तब रूप बनेगा भोग्य, सु अतो अम से अम और अमी पूर्व से पूर्व रूप बनकर भोग्यम शब्द बनेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना आवश्यक है, यहाँ पर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है कि भक्षण अर्थ में कौन सा रूप बनेगा, भोज्यम या भोग्यम। तो भक्षण अर्थ में बनेगा भोज्यम और अन्य दूसरे स्थलों पे बनेगा भोग्यम। नेक्स्ट सूत्र है इसका मृजेर वृद्धि। हमने पिछली क्या प्रत्यय में पढ़ा था कि मृजेर विभाषा, कि मृज धातु से विकल्प से क्या प्रत्यय भी होता है। तो हमेशा तो मृज धातु से वृद्धि अर्थ में ये ण्यत प्रत्यय लगता है, किंतु जहाँ कभी कभी विकल्प से क्या प्रत्यय भी होता है वहाँ पर ये हमेशा ध्यान रखना आवश्यक है। तो यहाँ पर मृजेर वृद्धि सूत्र कहता है कि मृज धातु से सार्वधातुक और आर्धातुक प्रत्यय परे होने पर उपधा के री को वृद्धि आदेश हो जाता है। देखिए, इसे मार्गीय बनाना है। री हलो न्यत सूत्र से मृज धातु से न्यत प्रत्यय, मृज प्लस न्यत, और यहाँ पर चूंकि री उपधा में है तो उपधा में हमेशा गुण होता है। अगर उपधा में गुण करते तो इससे मर्ज्य रूप बनता, मर्ग्य रूप बनता, क्योंकि री को क्या आदेश होता, अर। लेकिन इस सूत्र से मृज धातु के री को हमें क्या करनी है, वृद्धि करनी है। जब वृद्धि करेंगे तब री को क्या आदेश करेंगे, आर, तब आपके पास स्थिति होगी मार्ज प्लस य, न्यत में ण और त का लोप हो जाएगा, तो मार्ज प्लस य ये रूप बनेगा। और तब चजो कुगिण्य, तो इस सूत्र से हम ज को क्या आदेश करेंगे, ग, तब हमारे पास रूप बनेगा मार्ग्य। प्रातिपदिक संज्ञा, सु की प्राप्ति, सु को रुत, रुत का विसर्ग करके मार्ग्य रूप बनेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर नियम से गुण होना चाहिए था, मर्ज्य बनना चाहिए था, मर्ग्य बनना चाहिए था, किंतु इस सूत्र के द्वारा मृजेर वृद्धि सूत्र के द्वारा हमने यहाँ पर गुण को बाध करके हमने यहाँ पे क्या की है, वृद्धि की है। अब आगे आप देखिए, भाई द्रि से हम धार्यम बनाएंगे, जैसे हमने क्रि से कार्यम बनाया उसी प्रकार अंतिम स्वर को वृद्धि करके क्या बनाएंगे, धार्यम। चजो कुगिण्य से हमने ज को, तो ये सूत्र कहता है कि यदि घित और न्यत प्रत्यय बाद में हो तो धातु में च को ग और ज को ग, दोनों को, च को भी ग और ज को भी का आदेश हो जाता है ग। जो हमने इसके दो उदाहरण देखे, भोग्य और मार्ग्य, तो ये दोनों ही उदाहरणों में ये सूत्र लगा हुआ है। अब आगे हम, ये आपका न्यत प्रत्यय, तो यहाँ तक हमारा न्यत प्रत्यय था। तो हमेशा ध्यान रखिएगा न्यत प्रत्यय का भी यह शेष रहता है, ये रीकारांत और हलंत धातुओं के साथ होता है।
स्वर में केवल ये ऋकारांत को लेता है और सभी हलन धातुओं को ये लेता है। यदि स्वरांत धातु है, ऋकारांत धातु है तो उसे वृद्धि आदेश होगा, और हलन धातु में यदि उपधा में अ है तो उसे आ, ई है तो ए, उ है तो ओ, री है तो आर गुणादेश, अर गुणादेश हो जाएगा कतिपय मृज धातु को छोड़कर। तो आज तक के लिए इतना पर्याप्त है। अब आगे ये कृत्य प्रक्रिया यहीं समाप्त हुई। आगे कृदंत प्रकरण के अंतर्गत हम अन्य कृत प्रत्ययों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए शुभास्ते पंथानम संतु इत्य अलम।